भारत में अक्सर कहा जाता है कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं करती, और अगर करती भी है तो इतनी धीमी रफ्तार से कि कई अपराधी कानून की पकड़ से बच निकलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां पुलिस अपनी ईमानदारी, समझदारी और तेजी से काम करके असंभव को भी संभव कर दिखाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही केस की है। एक ऐसा केस जहां न कोई गवाह था, न कोई सबूत, फिर भी पुलिस ने हर छोटी बड़ी कड़ी को जोड़ा और सिर्फ 3 दिन के अंदर इस केस को सुलझाकर मिसाल पेश की। कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की। अमरोहा में एक गांव है बावनखेड़ी। इस गांव में एक सम्मानित परिवार रहता था जिसके मुखिया थे मास्टर शौकत अली। उनके परिवार में कुल 8 लोग रहते थे। उनकी पत्नी हाशमी, बड़ा बेटा अनीस, बहू अंजुम, उनका 10 महीने का बेटा अर्ज, छोटा बेटा राशिद, इकलौती बेटी शबन और एक भांजी राबिया। पूरा परिवार पढ़ा लिखा और फाइनेंशियली काफी मजबूत था। मास्टर शौकत अली सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। अनीस जालंधर की एक कंपनी में इंजीनियर था। राशिद मेरठ से भी डॉट टेक कर रहा था और शबन ने डबल MA किया था और एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। समय बीत रहा था और जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन फिर 14 अप्रैल 2008 की रात, एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रात करीब 2:15 पर अचानक घर की पहली मंजिल की बालकनी से शबन जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भागते हुए घर पहुँचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। नीचे से आवाज लगाई गई कि दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद शबन नीचे आई, मेन गेट खोला और वापस ऊपर चली गई। पड़ोसी भी पीछे पीछे ऊपर पहुँचे और जैसे ही पहली मंजिल के कमरे में दाखिल हुए, उनके होश उड़ गए। 7 लाशें जमीन पर पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। शबन के माँ बाप, दोनों भाई, भाभी, भांजी और सिर्फ 10 महीने का मासूम बच्चा, सबका कत्ल हो चुका था। 7 की लाशें उनके अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी और शबन उन लाशों के बिल्कुल पास फर्श पर बैठी बेतहाशा रोए जा रही थी। आंखों में आंसू और आवाज में चीख। वो पूरी तरह टूट चुकी लग रही थी। जब पड़ोसियों ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, तो शबन ने रोते हुए बताया कि रात को कुछ चोर कैद घर में घुस आए। उन्होंने सबको मार डाला। तभी एक पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। थोड़ी ही देर बाद हसनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कमरे में रखी लाशों को देखा, उनके भी हाथ पैर कांप उठे, क्योंकि सामने का नजारा इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह तक कांप जाए। 7 लाशें और 10 महीने के मासूम बच्चे को छोड़कर बाकी सभी के गले धारदार हथियार से काटे गए थे। पुलिस ने सबसे पहले क्राइम सीन को सील किया, फिर तुरंत अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। सुबह होते होते ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोगों का हुजूम शबन के घर के अंदर और बाहर जमा होने लगा। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, उसकी रूह तक कांप गई। और जब उन्होंने एकमात्र बची हुई बेटी शबन को रोते बिलखते देखा, तो लगभग हर कोई सहानुभूति से भर गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। शबन के लिए हमदर्दी और पुलिस व प्रशासन के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा। लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कहा है कानून, किसके भरोसे जिए। लोगों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। हसनपुर थाने के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया और केस की जिम्मेदारी दी गई इंस्पेक्टर RP गुप्ता को, जो अमरोहा पुलिस स्टेशन के शो थे और जिनकी इमेज लोगों में काफी मजबूत और ईमानदार अधिकारी की थी। 15 अप्रैल 2008 की सुबह इंस्पेक्टर RP गुप्ता घटना स्थल पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने लाशों पर डाली हुई चादर हटाई, उनके दिमाग में एक बात खटक गई। लेकिन बिना कुछ कहे उन्होंने सभी शवों का पंचनामा कराया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि इस केस की इकलौती गवाह शबन से पूछताछ की जाएगी। शबन रो रो कर पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस इंसान ने एक ही रात में अपने पूरे परिवार को खो दिया हो, उसकी हालत क्या होगी, ये कोई भी समझ सकता है। पुलिस भी इस स्थिति को देखकर उलझन में थी, क्योंकि शबन के अलावा कोई भी जीवित नहीं बचा था जिससे कुछ पूछा जा सके। किसी तरह पुलिस ने धीरे धीरे शबन से बात करने की कोशिश की। शबन ने बताया कि रात को नीचे बहुत गर्मी थी, इसलिए वो ऊपर छत पर सोने चली गई थी। आधी रात के करीब कुछ लोग पीछे की दीवार से पहली मंजिल पर चढ़ाए, सबको मार डाला और फिर मेन गेट से बाहर भाग गए। शबन का शुरुआती बयान दर्ज करके पुलिस ने आसपास के पड़ोसियों से भी बयान लिए और आगे की तफ्तीश शुरू की। लेकिन यहीं पर इंस्पेक्टर RP गुप्ता को उसके बयान में एक और बात अजीब लगी, क्योंकि पड़ोसियों ने बताया कि जब वे रात को घर पहुंचे थे, मेन गेट अंदर से बंद था और शबन ने बाद में दरवाजा खोला था। जबकि शबन ने कहा कि कातिल मेन गेट से बाहर भागे थे। तो सवाल खड़ा हुआ, अगर कातिल बाहर भाग गए तो मेन गेट अंदर से किसने बंद किया। इसके बाद पुलिस उस पीछे वाले हिस्से में गई जहां से शबन ने बताया था कि चोर दीवार चढ़कर अंदर आए थे। लेकिन वो पीछे की दीवार जमीन से करीब 14 फीट ऊंची थी। इतनी ऊंचाई पर बिना सीढ़ी के चढ़ना लगभग नामुमकिन था और पुलिस को वहां से ना कोई सीढ़ी मिली और ना ही किसी सीढ़ी का कोई निशान। इसके अलावा शबन ने कहा था कि गर्मी की वजह से वो छत पर सोई थी, जबकि घर में पंखे भी थे और इन्वर्टर
इन्वर्टर भी। जब पुलिस छत पर पहुंची तो छत पर कोई बिस्तर तक नहीं मिला। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। मरने से पहले किसी भी व्यक्ति ने कोई हाथापाई नहीं की थी और 10 महीने के बच्चे को छोड़कर बाकी 6 लोगों को मौत से पहले कोई नशीली चीज दी गई थी। उनके पेट फूल चुके थे और अंदर की स्किन लाल पड़ी थी, जबकि बच्चे की मौत दम घुटने से हुई थी। उसे कोई नशीली चीज नहीं दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता का पहला शक सही साबित हुआ। जब उन्होंने शुरू में लाशों पर पड़ी चादरें देखी थी तो उन्हें लगा था कि मरने से पहले किसी ने कोई संघर्ष नहीं किया, क्योंकि अगर कोई बचने की कोशिश करता तो शरीर पर निशान होते, चादरें बिखरी होती और कमरे में संघर्ष के सबूत होते। लेकिन यहाँ सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित और शांत था, क्योंकि वे सभी पहले से ही बेहोश थे। और अब सबसे बड़ा सवाल सामने आया, अगर घर में मौजूद हर इंसान को नशीली चीज दी गई थी तो शबनम इस सब से कैसे बच गई? पुलिस ने फिर से पूरे घर की बारीकी से तलाशी ली और तलाशी के दौरान उन्हें बेहोशी की दवा का एक खाली पत्ता मिला। अब तक हुई जांच से बिल्कुल साफ हो चुका था कि शबनम ने अपने बयान में जो कुछ बताया था वो हालात और सबूतों से मेल नहीं खा रहा था। शबनम की बातों में इतनी गड़बड़ी क्यों थी? इस क्यों का जवाब सिर्फ शबनम ही दे सकती थी। पुलिस चाहती थी कि वो उससे सख्ती से पूछताछ करे, लेकिन मुश्किल ये थी कि उस समय पूरा माहौल शोक में डूबा हुआ था। अगर पुलिस ने उस हालत में शबनम से कड़ाई दिखाई तो माहौल और बिगड़ सकता था, लोग भड़क सकते थे। 2-3 बार पुलिस ने शबनम से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन घर के लोग और गांव वाले इसका विरोध करने लगे। इसलिए पुलिस ने भी माहौल शांत होने का इंतजार करना बेहतर समझा। इसी दौरान एक और घटना हुई। लगातार रोने और सदमे की वजह से शबनम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया और जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। शबनम प्रेग्नेंट थी। उसकी कोख में 7 हफ्ते का बच्चा पल रहा था। ये खबर पुलिस तक पहुंची और अब उनके दिमाग में और भी सवाल उठने लगे, क्योंकि अब कई जवाब सिर्फ और सिर्फ शबनम के पास थे। उधर इस हत्याकांड की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी थी। उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती और घटना के तीसरे दिन 17 अप्रैल 2008 मुख्यमंत्री मायावती खुद बावनखेड़ी गांव पहुंची। शबनम के घर गई, उसे दिलासा दिया और वादा किया कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। लेकिन मायावती के पहुंचने से पहले एक अहम बात हुई थी। सरकार शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करने वाली थी, क्योंकि अब वो इस परिवार की अकेली जीवित सदस्य बची थी। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को ये पता चला, उन्होंने मुख्यमंत्री को संदेश भिजवाया कि अभी मुआवजे का ऐलान न किया जाए, क्योंकि उन्हें शक है कि इस हत्याकांड में शबनम का हाथ हो सकता है और वे इस केस को सुलझाने के बहुत करीब है। इंस्पेक्टर गुप्ता की बात सुनकर मुआवजे का फैसला कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया और तय हुआ कि केस सुलझने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। और सच में जैसा इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने कहा था, वे इस केस की सच्चाई तक पहुंचने के बेहद करीब थे। ठीक वैसा ही हुआ अगले ही दिन 18 अप्रैल 2008 को यूपी पुलिस को एक ऐसी कामयाबी मिली जिसने इस केस का पूरा खेल ही बदल दिया। पुलिस को अपने मुखबिर से एक अहम सूचना मिली, अगर उसी गांव में रहने वाले सलीम नाम के आदमी को उठा लिया जाए तो पूरा मामला अपने आप खुल जाएगा। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत सलीम की तलाश शुरू की, लेकिन सलीम गांव में कहीं भी नहीं मिला। पूछताछ करते करते पुलिस गांव से 14 किलोमीटर दूर गजरौला पहुंची और 18 अप्रैल की दोपहर आखिरकार सलीम को गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने पूछताछ शुरू की। पहले सलीम टालमटोल करता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती दिखाई, कुछ ही देर में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अब पुलिस सीधा शबनम तक गई और उसे उठाकर पूछताछ शुरू की, पर शबनम ने अपनी पुरानी कहानी दोहराते हुए सब कुछ नकार दिया। फिर पुलिस ने सामना करवाया शबनम बनाम सलीम। सलीम को देखते ही शबनम समझ गई कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा और उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद उसने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। लगभग 1 साल पहले शबनम की मुलाकात उसी गांव बावनखेड़ी में रहने वाले सलीम से हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब शबनम ने ये बात घर पर बताई तो घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। शबनम 2 विषयों में एमए, उधर सलीम सिर्फ 8वीं पास। एक तरफ शबनम का अच्छा खासा रुतबे वाला परिवार, वहीं दूसरी तरफ सलीम लकड़ी का काम करने वाला एक मामूली बढ़ी। घर वालों के लाख मना करने के बाद भी शबनम ने सलीम से रिश्ता जारी रखा। रिश्ते में नजदीकियां बढ़ी और एक दिन शबनम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद उसने एक बार फिर परिवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना और शबनम ने ठान लिया अगर शादी होगी तो सलीम से ही होगी। दोनों चाहे तो भागकर शादी कर सकते थे, पर डर ये था कि घर छोड़ने के बाद शायद उन्हें दर दर भटकना पड़े और शायद खाने तक के भी लाले पड़ जाते। इसी उधेड़बुन में एक दिन शबनम के मन में एक खौफनाक ख्याल आया, क्यों न अपने ही घर वालों को रास्ते से हटा दिया जाए, फिर न कोई रोकने वाला रहेगा न टोकने वाला और पूरी प्रॉपर्टी भी उसी की हो जाएगी। यहीं से शबनम ने अपने पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रच ली और अपने प्लान में सलीम को
को भी शामिल कर लिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि 2 लोग मिलकर 6 लोगों पर काबू कैसे पाएंगे। इसलिए दोनों ने तय किया कि पहले सबको बेहोश किया जाएगा ताकि आसानी से काम हो पाए। 14 अप्रैल 2008 की सुबह प्लान के मुताबिक सलीम अपने गांव बावनखेड़ी से 38 किलोमीटर दूर पार्क बढ़ा गया ताकि दवा खरीदते समय किसी को शक न हो, क्योंकि गांव में तो सभी एक दूसरे को जानते हैं। वहां उसने बेहोशी की 10 गोलियां खरीदी और वापस आकर शबन को दे दी। उधर उसी दिन एक और बात हुई। शबन के दोनों भाई अनीस और राशिद जो छुट्टी में घर आए थे 14 अप्रैल को ही अपने अपने शहर लौटने वाले थे। अनीस को जालंधर और राशिद को मेरठ जाना था। ये सुनकर शबन घबरा गई, क्योंकि अगर दोनों भाई चले गए तो प्लान फेल हो जाएगा। अगर परिवार में एक भी जिंदा बच गया तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल सकती थी। इसलिए शबन ने दोनों को फोन किया। तब तक वे गजरौला पहुंच चुके थे। उसने किसी काम का बहाना बनाया और उन्हें आज नहीं कल जाने के लिए कहा। बहन की बात मानकर दोनों भाई वापस लौट आए। और फिर आती है वो रात, 14 अप्रैल 2008 की रात। वो रात जिसे न सिर्फ बावनखेड़ी बल्कि पूरा अमरोहा आज तक नहीं भूल पाया। रात में परिवार ने खाना खाकर आराम किया। उसके बाद शबन ने सभी के लिए चाय बनाई और उस चाय में बेहोशी की गोलियां मिला दी, सिवाय अपने 10 महीने के भतीजे के, क्योंकि वो तो चाय पी नहीं सकता था। चाय पीने के बाद जब सारे सदस्य बिस्तर पर बेहोश होकर गिर पड़े, तभी शबन ने फोन पर सलीम से कहा, अब तुम आ जाओ। आधी रात गए। सलीम शबन के घर पहुंचा और उसके हाथ में थी एक कुल्हाड़ी। फिर शुरू हुआ वो खौफनाक खेल। शबन एक एक कर अपने माँ बाप, दोनों भाई, भाभी और फुफेरी बहन का सिर पकड़ती गई और सलीम ने कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन काट दी। आखिर में बचा 10 महीने का मासूम बच्चा। उसे कुल्हाड़ी से नहीं काटा गया, बल्कि शबन के कहने पर सलीम ने उसका गला दबाकर उसकी भी जान ले ली। इसके बाद दोनों ने अपने हाथ पैर धोए। शबन ने सलीम को बाहर भेजा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर निकलते ही सलीम ने कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक दिया और अपने घर लौट गया। इधर शबन ऊपर कमरे में पहुंची और अपने कपड़े बदलने लगी, क्योंकि खून की छींटे उसके कपड़ों पर पड़ गई थी। तभी अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने चेक किया तो पता चला कि उसका 10 महीने का भतीजा अभी भी जिंदा था और जोर जोर से रो रहा था। दरअसल जब सलीम ने उसका गला दबाया था तो बच्चा सिर्फ बेहोश हुआ था। उन्हें लगा वो मर गया। ये देखकर शबन घबरा गई। उसने तुरंत सलीम को फोन लगाया और वापस आकर बच्चे को मारने के लिए कहा, लेकिन सलीम ने साफ मना कर दिया। अब वो वापस नहीं आ सकता था। उसने कहा, जो करना है तुम खुद करो। इसके बाद शबन ने अपने हाथों से उस 10 महीने के मासूम का गला दबा दिया और उसे भी मार डाला। जब उसे यकीन हो गया कि घर के सभी लोग मर चुके हैं तो लगभग रात 2:15 पर वो बालकनी में आई और जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। फिर आगे जो हुआ वो आप पहले सुन चुके हैं। यूपी पुलिस ने शबन और सलीम का कबूलनामा दर्ज करने के बाद 19 अप्रैल 2008 को दोनों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा काम था सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि सिर्फ बयान से कोर्ट में कुछ साबित नहीं होता। सबसे पहले सलीम की निशानदेही पर तालाब से वही कुल्हाड़ी बरामद की गई। उसके बाद सलीम का मोबाइल और खून से सने कपड़े सबूत के तौर पर जब्त किए गए। शबन के घर से भी उसका मोबाइल और खून लगे कपड़े मिले। इसके अलावा पुलिस को एक दूसरा सिम कार्ड भी मिला। यही वो सिम था जिससे शबन और सलीम एक दूसरे से बात करते थे, जिसका किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं था। कॉल डिटेल में खुलासा हुआ कि 14 अप्रैल 2008 को शाम 7:30 से रात 2:09 तक दोनों ने एक दूसरे को 52 कॉल किए थे और इसी बीच रात 1:09 से 1:40 तक 31 मिनट का गैप था जब ये दोनों मिलकर मर्डर को अंजाम दे रहे थे। ये कॉल रिकॉर्ड इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन गया। सभी सबूत और बयान सामने आने के बाद पुलिस ने शबन और सलीम को अदालत में पेश किया। जिला अदालत ने जुलाई 2010 में इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना और फांसी की सजा सुनाई। साथ ही पुलिस की जांच की भी खुलकर तारीफ की गई, जो बहुत कम देखने को मिलता है। इसके पहले वारदात के 8 महीने बाद दिसंबर 2008 में शबन ने जेल के अंदर ही एक बेटे को जन्म दिया, क्योंकि गिरफ्तारी के समय वो प्रेग्नेंट थी। जेल के नियमों के मुताबिक बच्चा 6 साल तक मां के साथ जेल में रहता है, मतलब जिसका कोई कसूर नहीं था वो भी उस जेल की चारदीवारी में बंद था। इसके बाद दोनों ने निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अप्रैल 2013 में हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखते हुए फांसी की सजा मंजूर की। इसके बाद शबन और सलीम देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, मगर मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों की फांसी की सजा बरकरार रखी। इस बीच शबन के बेटे की उम्र 6 साल से ज्यादा हो चुकी थी और जेल मैनुअल के अनुसार जेल में पैदा हुआ कोई भी बच्चा 6 साल से ज्यादा जेल में नहीं रह सकता। इसलिए बच्चे को गोद लेने के लिए अखबार में एक विज्ञापन दिया गया। इसी विज्ञापन को देखकर उस्मान सैफी नाम का एक शख्स सामने आया। उस्मान शबन के कॉलेज में ही पढ़ता था, 2 साल जूनियर। शबन ने कॉलेज के दिनों में उस्मान की पढ़ाई में कई बार मदद की थी, यहाँ तक कि एक बार उसकी कॉलेज फीस भी भरी थी। उस्मान शबन को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। जब उसे पता चला कि शबन के बच्चे को गोद लेने के लिए किसी की तलाश की जा रही है तो वो तुरंत आगे आया। फिर मुलाकात करवाई गई और
और शबन ने भी अपना बच्चा उसे सौंपने के लिए हामी भर दी। कागजी कार्यवाही के बाद शबन का बेटा उस्मान को दे दिया गया। इधर जब देश के हर दरवाजे शबन और सलीम के लिए बंद हो चुके थे, तब शबन ने भारत के राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटिशन दया याचिका लगाई। उसने फांसी को उम्र कैद में बदलने की अपील की। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और अगस्त 2016 में उन्होंने भी शबन की दया याचिका खारिज कर दी। 2021 में जब जेल प्रशासन ने शबन का डेथ वारंट जारी करने की मांग की, तो केस फिर से सुर्खियों में आ गया। लेकिन इसके तुरंत बाद शबन ने एक और दया याचिका दायर कर दी, जिसकी वजह से डेथ वारंट जारी नहीं हो सका। कुल मिलाकर शबन ने प्यार में अंधी होकर अपने ही परिवार का क्रूरता से कत्ल कर दिया, लेकिन अंत में न उसे वो प्यार मिला और न ही प्रॉपर्टी। आज इस घटना को हुए 14 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन बावनखेड़ी गांव के लोग आज भी जब उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस वारदात के बाद बावनखेड़ी और आसपास के गांवों में कोई भी अपनी बेटी का नाम शबन नहीं रखता, और जिनका नाम पहले से था उन्होंने भी अपना नाम बदल लिया। फिलहाल शबन बरेली जेल में बंद है और सलीम प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में। दोनों अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ कानूनी रास्ते बचे हैं जिनसे फांसी टाली जा सकती है, लेकिन अगर जल्द ही शबन को फांसी दी गई तो वह आजाद भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि 1947 से आज तक किसी भी महिला कैदी को फांसी नहीं दी गई। तो ये थी शबन और सलीम की दिल दहला देने वाली, सिहरन पैदा कर देने वाली पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे बावनखेड़ी आज तक नहीं भूला। कहते हैं अपराध करने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई हमेशा एक दिन सामने आ ही जाती है। बावनखेड़ी हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया और यूपी पुलिस ने सिर्फ 3 दिनों में साबित कर दिया, कानून की पकड़ भले धीमी हो पर कभी ढीली नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी जानकर झटका लगा तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी जान सकें कि सच कितना दर्दनाक हो सकता है। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए।